नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आरए न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज से आ रही बड़ी खबर के साथ। हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। बेहद दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कल रात हुई थी, आपको बताते चले, मजदूर रामलाल की मौत। परिजनों ने साइट पर शव रखकर काम पूरा बंद करा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच कर रही है। गुरसहायगंज के गठिया कचपुरा का ये पूरा मामला है। जो मृतक है वो यहीं का रहने वाला था। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परिजनों ने साइट पर शव रख दिया। शव रखकर वो प्रदर्शन करने लगे। आरोप ये लगाया कि ठेकेदार ने उन लोगों की हत्या की। बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कन्नौज से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। कचपुरा का निवासी था मृतक युवक और परिजनों ने आरोप ठेकेदार पर लगाया। बड़ी खबर महत्वपूर्ण है, आपको रूबरू करा देते हैं। दो बहनों से इटावा में गैंगरेप। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। महिला थाने से घर लौटते समय गैंगरेप हुआ था। 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इटावा के सैफाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। गैंगरेप हुआ था, आपको बताते चले, दोनों बहनों के साथ में। महिला थाने से घर लौटते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जो है आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच करते हुए इटावा के सफाई थाना की जो पुलिस है उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 बहनों से इटावा में गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, छानबीन कर रही थी। जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्साह देखने को मिला। कहना है दिनेश शर्मा का शिक्षक सम्मेलन में भी भारी उत्साह है। शर्मा ने कहा है कि वेस्ट यूपी में अलग बदलाव दिखाई दे रहा है। कोरोना में विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए, धरातल पर उतरकर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया। चुनाव के समय ही विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई थी। शर्मा का बयान आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि कोविड टाइम में विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए हैं। ट्वीट के जरिए अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा करने की कोशिश की गई। और अब जब 5 राज्यों में चुनाव पास आ चुके हैं, खास करके उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो अब विपक्षी पार्टियां सक्रिय होने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही हैं। तो विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आने के कारण उसे टेक ऑफ करने से रोका गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शोभा करंद्लाजे सवार थीं, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट को शाम लगभग 6:45 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत की बात यह रही कि टेक ऑफ से तुरंत पहले इस खराबी का पता चल गया। ऐसे में पायलट विमान को रनवे से वापस पार्किंग में ले आया। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को लाया गया, जिसमें मंत्री और अन्य यात्रियों ने सफर किया। शोभा करंदलाजे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। और आपको ये भी बता दें कि मंत्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक शोभा एयरपोर्ट के लॉन्ज में ही इंतजार कर रही थी दूसरी फ्लाइट का। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी मुलाकात की थी। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर सभी बैठक में शामिल रहे थे। आपको बताते चलें, राजनीति में शीर्ष पद तक भूपेंद्र पहुंचे थे। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए थे। आपको यही बता दें कि अपने समर्थकों के बीच वे दादा के नाम से जाने जाते हैं। वह जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास बाद उद्घाटन करने पहुंचे थे वहां पर। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया और जो भी दिल्ली आएगा वह चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहां पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। पुनर्विकास के बाद लोगों का खास आकर्षण इस जगह पर हुआ। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बारिश के बाद जल जमाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली में जल भराव की समस्या है। यह समस्या उन्हें विरासत में मिली है, इसे 2 वर्षों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता और बहुत जल्द इसके लिए डैमेज कंट्रोल बना लिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले, बीते दिनों दिल्ली में तेज बारिश और जल निकासी न होने के कारण अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सड़कें दरिया में तब्दील। तो बिहार के रक्सौल से लगती सीमा पर नेपाल के 12 जिले में पुलिस ने 93 लाख से अधिक के नकली नेपाली नोट के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 बाइक और एक स्कॉर्पियो के साथ ही जाली नोट छापने के काम में उपयोग की जा रही वस्तुएं भी बरामद कर ली। पुलिस ने ये कार्रवाई 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में की। बरामद नकली नोट के बिहार पंचायत चुनाव में उपयोग का शक जताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित होटल तारा में इनमें एक तस्कर कई दिन से रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया और उसके पास से 25 लाख नकदी नेपाली रुपए जब्त कर लिए गए। जांच आगे बढ़ी तो 4 अन्य लोगों के भी नाम इस धंधे में सामने आए हैं। पुलिस ने इनके पास से भी जाली नोट बरामद कर लिए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि बड़ी संख्या में 1,000 नेपाली रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। इस संबंध में 12 जिले की पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र शाही ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शनिवार के दिन एक तस्कर को होटल से जाली रुपए के साथ हिरासत में लिया गया। रविवार को उसके 4 साथियों को भी हिरासत में लिया गया। अब तक 93 लाख के आसपास के जाली नोट बरामद कर लिए गए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ नेपाल के कानून के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि सीमावर्ती इलाके में नेपाली रुपए का प्रचलन है। ये कहना है पुलिस का पंचायत चुनाव के लिए जाली नेपाली नोट के उपयोग से इनकार नहीं किया जाता। जांच में ये भी पता चलने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में किसी से इनका संपर्क तो नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से सियासी बवाल मच चुका है। यूपी के कुशीनगर में दिए सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में योगी पर कड़ा प्रहार किया। बताते चले कि योगी ने रविवार को कुशीनगर में कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी पर बड़ा हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा है कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी। योगी ने 2017 के पहले की बात करी, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में लाशें तैरती हों। योगी साहब, आप कौन से जान हैं? आपके कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाई जान? उन्होंने आगे कहा कि आप पूरे देश को पता है पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं। कांग्रेस पॉजिटिव मॉडल के साथ चुनाव में उतरेगी। हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे। मौसम की बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार और मंगलवार को उड़ीसा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के अलावा गोवा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ 4 दिन के दौरान तटीय कर्नाटक के इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 13 को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, 15 सितंबर तक केरल में भी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी इलाके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश देखने को मिलेगी।
तो तालिबान ने बताया है कि अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों को जेंडर के आधार पर अलग कर दिया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों में नए इस्लामी ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। देश के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि देश में सह शिक्षा यानी लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की समीक्षा करने का भी ऐलान किया। तालिबान के पहले कार्यकाल के दौरान 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं और लड़कियों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तालिबान शासन ने नई उच्च शिक्षा नीति की घोषणा देश के राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराने की एक दिन बाद दी। हालांकि तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि देश में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत शिक्षा को बढ़ाया जाएगा। आधुनिक शिक्षा को भी बल दिया जाएगा। तालिबान ने देश के स्कॉलर्स से किसी भी तरह न घबराने की बात कही। बूथ पर क्या चल रहा है? तुम लोग हवा में मत रहो। बीजेपी वाले बूथ पे काम कर रहे हैं। बूथ को मजबूत करो। हर मंडल पर रैली करिए। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गए। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। बीमारी की वजह से लंबे समय से मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे नेताजी फिर सक्रिय होते गए। पिछले हफ्ते वह लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंच गए और कई योजनाओं से मुलाकात करते हुए उन्हें बूथ मैनेजमेंट के टिप्स दिए। मुलायम सिंह यादव से बीते दिनों करीब 2 दर्जन सपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की थी। इसमें से एक पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि नेताजी ने सबसे पहले हमसे अपने अपने बूथ के बारे में पूछा। नेताजी ने कहा, तुम लोग बूथ पर क्या कर रहे हो? बूथ को मजबूत करो। बीजेपी वाले बूथों पर काम कर रहे हैं, हवा में मत रहना। बूथ मैनेजमेंट का टिप्स देने के साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मैं हर मंडल स्तर पर रैली को संबोधित करूंगा। नेताजी की पाठशाला करीब घंटे भर चली होगी। जाते जाते नेताजी ने कहा कि मैं चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहूंगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे। आपको बताते चले कि मुलायम सिंह का पूरा फोकस इस वक्त इलेक्शन पर है। हालांकि बीमारी के कारण थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी भी नेताजी को हर जिले की सीट, हर जिले के नेता और हर सीट का समीकरण मुंह ज़बानी याद है। बात बात में उन्होंने कई योजनाओं के बारे में भी बात की। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रविवार को गिरावट देखी गई। अब सोमवार को पहले से भी कम मामले सामने आए। सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। पिछले 24 घंटों में 27,254 नए केसेज आए। इससे पहले एक दिन पहले 28,591 नए केसेज थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 37,687 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 10,652 एक्टिव केसेज कम हो गए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 20,240 नए मामले आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,75,431 हो गई। वहीं संक्रमण से और 67 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,551 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1,15,575 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण दर 17.51% दर्ज की गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर कुल 41,30,065 हो गई है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,22,255 है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर आपको बताते चले अब तक कुल 3,32,64,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,42,874 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,24,37,000 लोग ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम, कुल 3,74,296 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है।